1954 में इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जब न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी तैयार करने की सोच रहा था, तब भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम न्यूक्लियर वेपन के लिए न्यूक्लियर फ्यूल कहां से लाएं। हमने पूरी तरह ये डिसाइड नहीं किया था कि हमें पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बना के न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में शामिल होना है। आने वाले समय में भारत के साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मजबूर करती है। मई 1974 की बात है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, राजस्थान के थार रेगिस्तान में जोधपुर और जैसलमेर के बीच पोखरण सिटी से लगभग 26 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इंडियन आर्मी का एक सैन्य दल आधी रात पहुंचता है। उस वक्त भारतीय सेना को सुपरवाइज कर रहे थे तब के आर्मी चीफ जनरल गोपाल बिवूर और कमांडर ऑफ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल तिपेश्वर रैना। उन ट्रूप्स का काम था जमीन के अंदर एक 107 मीटर डीप यल शेप शाफ्ट को बनाना, और वो भी ऊपर मंडरा रहे CIA के सैटेलाइट से बचकर। इंटरेस्टिंगली उस बड़े शाफ्ट को क्यों बनाया जा रहा है, ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को भी नहीं पता था। किसी को नहीं पता था कि उस जगह पर एक नए भारत का इतिहास रचने जा रहा है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 18 मई 1974 सुबह के 8:05 पे भारत पोखरण टेस्ट रेंज में फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है। 3, 2, 1. Today, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस टेस्ट की वजह से निकले सेस्मिक सिग्नल को ग्लोबली रिकॉर्ड किया गया, तभी CIA और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस न्यूक्लियर डेटोनेशन का पता चला। भारत में सिर्फ 7 लोगों को इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खुद, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमेश्वर हकसार और हेड ऑफ द पॉलिसी प्लानिंग कमेटी दुर्गा प्रसाद धार। इनके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 4 वैज्ञानिक राजा रामन्ना, PK अयंगर, होमी सेथना और R चिदम्बरम, सिर्फ इन्हीं लोगों को न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता था। इवन तब के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम और होम मिनिस्टर उमाशंकर दीक्षित, इन्हें भी इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वरुण सिंह को भी इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सिर्फ 48 घंटे पहले बताया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर भारत को इस तरह का न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इस तरह से भारत ने इतनी बड़ी सीक्रेसी में इस वेपन को तैयार किया। India conducted underground nuclear tests. India shocked the world by conducting its first nuclear test. India conducted its first nuclear test. किस तरह से दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को चकमा देकर और भारत के खुद के लोगों से भी छुपाकर इस वेपन को टेस्ट किया गया, और फाइनली न्यूक्लियर पावर देश बनने के बाद उस पर दुनिया की क्या रिएक्शन थी और उस रिएक्शन पर हमारा क्या जवाब था। नमस्कार, मैं मोहित, और आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में आज तक सिर्फ एक बार न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया गया। अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन ऐसे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए गए, जिसकी वजह से जापान अमेरिका के आगे सरेंडर करता है और वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है। ये दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस घटना की वजह से दुनिया में मौजूद सुपर पावर देशों को न्यूक्लियर वेपन की अहमियत पता चल चुकी थी। इसलिए 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर आर्म रेस का एक नया दौर शुरू होता है। The United States and the Soviet Union are both planning, training, arming and practicing for nuclear war. We don't have to stay on that course, but it's going to take a conscious decision on the part of all of us to change it. भारत का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम मार्च 1944 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा शुरू करते हैं। वो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को अपना एक प्रपोजल सबमिट करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया था। इसी प्रपोजल की वजह से भारत को स्वतंत्र मिलने से पहले ही 19 दिसंबर 1945 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना होती है, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर खुद डॉक्टर होमी भाभा थे। बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। वहां से ठीक 8 महीने बाद 15 अप्रैल 1948 को भारत की नई गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 पास करती है, और इस एक्ट के अंडर भारत में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना होती है। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें इस एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों को विकसित करने के लिए करना होगा। अब भारत के पास वेपन तैयार करने के लिए रिसोर्सेस ना होने के बावजूद हमने किन दिक्कतों का सामना करके वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाया और उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके लगभग 1400 किलो का इम्प्लोजन टाइप फिशन बॉम्ब डेटोनेट किया। इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानने से पहले आखिर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है वो ब्रीफ में जानते हैं, ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ आए। दुनिया में मौजूद सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन से ऑपरेट होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दोनों तरह की रिएक्शन अलग अलग काम करती है, लेकिन दोनों से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिशन में एक हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर फेंकी जाती है। इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स में यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट आज की डेट में इंडिया में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं, वो सभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पर ही ऑपरेट करते हैं। इसके ऑपोजिट कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन पे ऑपरेट करते हैं, जिसमें दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक हेवी न्यूक्लियस बनाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल होता है, जिन्हें थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब की एनर्जी यील्ड न्यूक्लियर फिशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। आज की डेट में अमेरिका के पास मौजूद आईवी माइक और रशियंस के पास मौजूद टसर बॉम्बा हाइड्रोजन बॉम्ब का बेस्ट एग्जांपल है। It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the far east. 1954 में इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जब न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी तैयार करने की सोच रहा था, तब भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम न्यूक्लियर वेपन के लिए न्यूक्लियर फ्यूल कहां से लाएं, क्योंकि भारत के पास यूरेनियम के रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना सके, या फिर प्लूटोनियम को प्रोसेस करने के लिए भारत के पास अपना रिसर्च रिएक्टर भी नहीं था। आपको याद होगा 1948 में हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की थी, जिसमें डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च ये दोनों डिपार्टमेंट आते थे। लेकिन हमें अब जरूरत थी एक सेपरेट ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट की, जो पूरी तरह ऑटोनॉमस हो और हमारे न्यूक्लियर एक्टिविटीज के बीच अच्छा कोऑर्डिनेट कर सके। इसीलिए अगस्त 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई, जिसके सेक्रेटरी थे डॉक्टर होमी भाभा। ये डिपार्टमेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का आंसरेबल था, जो आज भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से अलग करने की वजह से हुआ क्या, हम कनाडा के सामने रिसर्च रिएक्टर की मांग रख पाए। सितंबर 1955 की बात है। लगभग एक साल चले बातचीत के बाद कनाडा हमें 40 मेगावाट का एक पावरफुल रिसर्च रिएक्टर देता है, जिसे कनाडा इंडिया रिएक्टर नाम दिया गया, जो हर साल 1 से 2 बॉम्ब तैयार करने जितना प्लूटोनियम तैयार कर सकता था। उस वक्त ऐसी कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज नहीं थी जो इस तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रेगुलेट कर सके, जैसे कि आज की डेट में MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम या फिर वासेनार अरेंजमेंट जैसे एग्रीमेंट हो रखे हैं। 1953 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर। वो अपना एक प्रोग्राम शुरू करते हैं एटम्स फॉर पीस, जिसके अंडर जो भी नॉन न्यूक्लियर देश है, जिसमें उस वक्त भारत का भी समावेश था, उन देशों को अमेरिका सिर्फ पीसफुल इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल देने के लिए राजी हुआ था। To apply atomic energy to the needs of agriculture, medicine, and other peaceful activities. A special purpose would be to provide abundant electrical energy in the power-starved areas of the world. इस प्रोग्राम के अंडर भारत को अमेरिका 21 टन हेवी वाटर प्रोवाइड करता है, जो रिएक्टर में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए एज अ मॉडरेटर बहुत जरूरी था। यानी अब पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के सभी इंस्ट्रूमेंट्स भारत के पास मौजूद थे। कनाडा से मिला न्यूक्लियर रिएक्टर और अमेरिका से लिए गए हेवी वाटर को हम इंडियन न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट में एक वाटरशेड मूवमेंट कह सकते हैं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड बहुत ही धीमा था। हमने पूरी तरह ये डिसाइड नहीं किया था कि हमें पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बना के न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में शामिल होना है। लेकिन आने वाले समय में भारत के साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मजबूर करती है। 20 अक्टूबर 1962 चाइनीज ट्रूप भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर पर एक बड़ी संख्या में अटैक करते हैं। भारत को लगा चाइना के खिलाफ हमारी सोवियत यूनियन मदद करेगा, लेकिन रशिया उस वक्त भारत की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि रशिया में उस वक्त क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहे थे और भारत को उस जंग में हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा अक्साई चीन चाइना के कब्जे में चला गया। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर तीनों डायरेक्शन से टूट पड़ती है। तभी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका अपना 7th फ्लीट डिप्लॉय करता है। उसे काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन भारत की मदद के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करता है। भारत रशिया की मदद से 1971 के इस लड़ाई को तो जीत चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मन
मन में ये डर जरूर था कि हमें जीत के लिए एटॉमिक नेशन पर निर्भर रहना पड़ा था। और यही वो इंसिडेंट है जहां से इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था और उसी महीने में न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की फर्स्ट फॉर्मल डिमांड पार्लियामेंट में रखी जाती है बाय जनसंघ पार्टी। ये वही पार्टी है जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। इसी बीच डॉक्टर होमी भाभा को चाइना के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा अंदाजा था। इस कॉम्बैट के सिर्फ 2 साल बाद अक्टूबर 1964 में चाइना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है। अप्रैल 1965 की बात है। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर होमी भाभा को न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डेवलपमेंट का फॉर्मल अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद डॉक्टर होमी भाभा न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिजाइन ग्रुप बनाते हैं, जिसके डायरेक्टर थे राजा रामन्ना। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑन ट्रैक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा की मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट बहुत ही मिस्टीरियसली क्रैश होती है, जिसमें डॉक्टर होमी भाभा की डेथ हुई। उस वक्त शायद पूरी दुनिया को लगा होगा कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाएगा, लेकिन अगले ही साल बहुत ही सीक्रेटली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रामन्ना भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान संभालते हैं। लेकिन इस समय न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था, जिसको डायरेक्टली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ही रिपोर्ट किया जाता था। पूरा न्यूक्लियर टेस्ट प्लान किसी को नहीं पता था। मिलिट्री, साइंटिस्ट और लॉजिस्टिक वाले टीम्स को सिर्फ एक एक पर्टिकुलर टास्क दी जाती थी। उन्हें इस पूरे ऑपरेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में शाफ्ट कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था। कोड नेम का इस्तेमाल करना, यूएस के कोरोना सैटेलाइट से बचने के लिए कैमोफ्लेज लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करना, सिर्फ रात को काम करना, सैंड डूम्स का इस्तेमाल करना, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स छुपाने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, इस टेस्ट का कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया गया था, ना ही इसका पार्लियामेंट में जिक्र किया गया था। 9 फरवरी 1974 न्यूक्लियर डिजाइन वेरिफिकेशन के लिए टिकलिंग द ड्रैगन टेल एक्सपेरिमेंट किया गया, जो सक्सेसफुल था। और फाइनली 18 मई 1974 को सुबह के 8:05 पर प्रणब दस्तीदार न्यूक्लियर फायरिंग बटन पुश करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस फायरिंग मैकेनिज्म को बनाया था। और दोस्तों, ऐसे जन्म होता है एक नए पावरफुल भारत का। यह भारत का मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट था। दुनिया को इसका तभी पता चला जब इस बॉम्ब से निकले सेस्मिक वेव्स को ग्लोबली रिकॉर्ड किया गया। उस दिन पूरी दुनिया शॉक में थी, क्योंकि भारत अब एक एटॉमिक वेपन कंट्री बन चुका था। हमने भले ही इस टेस्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नाम से दुनिया के सामने रखा, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा भारत के लिए एक पावरफुल सिंबल था। 10 अक्टूबर 1997 को फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम राजा रामन्ना अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि द पोखरण टेस्ट वाज अ बॉम्ब। आई कैन टेल यू नाउ, एन एक्सप्लोजन इज एन एक्सप्लोजन and gun is a gun, whether you shoot at someone or shoot at the ground. I just want to make clear that the taste was not at all peaceful.